24 जून 2007 वो दिन जिसने रेसलिंग की दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक WWE रेसलर क्रिस बेनोआ अपनी बीवी नैन्सी और 7 साला बेटे डैनियल के साथ अपने घर में मुर्दा पाए गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये केस एक डबल मर्डर सुसाइड केस था। क्रिस ने पहले अपनी फैमिली को मारा और उसके बाद उसने अपनी जान ले ली। क्रिस के इस इंसिडेंट के बाद WWE में बहुत सी चेंजेस आईं और क्रिस का नाम WWE ने अपनी वीडियोस में मेंशन करना छोड़ दिया। Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. क्या ये केस वाकई में एक डबल मर्डर सुसाइड केस था या इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम क्रिस बेनोआ मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और कुछ ऐसी बातें जो शायद क्रिस को बेकसूर साबित कर दें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अलीज डार्क कॉर्नर। साल 2007 में जून 22 से जून 24 तक फेटविल जॉर्जिया के एक घर में एक बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया। पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस ने पहले अपनी बीवी नैन्सी को मारा। नैन्सी भी रेसलिंग दुनिया की एक मशहूर पर्सनैलिटी थी। पुलिस ने कहा कि क्रिस ने नैन्सी का गला वायर्स के साथ खींचकर उसकी सांस रोक दी, जिसके बाद नैन्सी की मौत हो गई। अगले दिन क्रिस ने अपने बेटे डैनियल को सेडेशन के टीके लगाकर बेहोशी की हालत में मार दिया। इन दोनों को मारने के बाद क्रिस ने इनकी बॉडीज के पास 2 बाइबल की कॉपीज रखी और संडे की रात को क्रिस ने खुद को जिम रूम में लैट पुल डाउन मशीन के साथ लटक कर मार लिया। ये तो थी इस केस की ऑफिशियल रिपोर्ट्स। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस पुलिस ने एक दिन में कैसे सॉल्व कर लिया। क्या ये पुलिस की सुस्ती थी या फिर यहाँ पर कुछ बहुत ही डार्क सीक्रेट्स छुपाए जा रहे हैं? अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो ये साबित कर सकते हैं कि शायद ये डबल मर्डर सुसाइड नहीं था, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। 23 जून को क्रिस बेनोआ ने अपना लास्ट वॉइसमेल अपने एक दोस्त पार्कर को भेजा था। इस वॉइसमेल के 20वें सेकंड पर पीछे से एक अननोन आदमी की आवाज़ आती है। वो डैनियल को कहता है कि आई विल स्ट्रैंगल यू। उसके बाद 2 दफ़ा डैनियल दर्द से आवाज़ निकालता है। इस वॉइस कॉल में आप सुन सकते हैं कि क्रिस की आवाज़ में एक पैनिक था, जैसे वो किसी खौफ में हो। क्या क्रिस इस वक्त घर में अकेला था या वहां पर कोई और भी लोग मौजूद थे? कुछ और ऐसे क्लूज भी हैं जो ऑफिशियल स्टोरीज पर सवाल उठाते हैं। इनमें से एक तो ये है कि क्रिस का सेल फोन पुलिस को आज तक ना मिल सका। टेक्स्ट्स के मुताबिक क्रिस ने चेवो गुरेरो को संडे के दिन कुछ मैसेज किए थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो क्रिस सैटरडे को ही मर चुका था। तो संडे के दिन ये मैसेज क्रिस के मोबाइल से किसने किए थे? क्रिस के घर से 10 बियर्स के कैन भी मिले, लेकिन क्रिस की बॉडी में अल्कोहल का कोई ट्रेस ना मिला। आखिर ये बियर्स कौन पी रहा था, इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पर हमें पुलिस की रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलती हैं। पुलिस ने पहले कहा कि डैनियल फ्राइडे को मरा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से डीकम्पोज हो रही थी। फिर उन्होंने इसकी डेथ की कॉज को 3 दफ़ा बदला। पहले उन्होंने कहा कि इसके सर पे गार्बेज बैग लगाकर इसकी सांस रोकी गई। दूसरी दफ़ा में कहा कि इसका गला दबाया गया और तीसरी दफ़ा में कहा कि इसके मुंह पर तकिया रख के मारा गया। नैन्सी की बॉडी की लोकेशन भी पुलिस बदलती रही। कभी वो डाउनस्टेयर्स मिली थी तो कभी वो अपर रूम में मिली थी। क्रिस की बॉडी में कुछ ऐसे ड्रग्स मिले थे जो कि उसे वीक कर सकते थे।
क्या ये ड्रग्स क्रिस को उसके किलर्स ने ही दिए थे ताकि वो इनका मुकाबला ना कर सके? पुलिस ने इसके बारे में और कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एक और बहुत अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि नैन्सी के एक्स हस्बैंड केविन सुलिवान की तरफ इशारा करती है। क्रिस को केविन ने एक दफ़ा धमकी दी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि केविन एक सैटेनिक कल्ट का हिस्सा था। ये भी कहा जाता है कि इनकी डेथ क्रिस और नैन्सी की 10th एनिवर्सरी पर हुई। तो क्या इस सब में केविन सुलिवान का कोई हाथ था या नहीं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर एक और स्ट्रेंज बात ये थी कि कुछ क्रिस के फेलो रेसलर्स भी इसी जून के महीने में मर गए, जिसमें मौजूद थी शेरी मार्टेल जो सुलिवान के साथ काम करती थी। क्रिस के दोस्त और फेलो रेसलर बिफ वेलिंगटन की डेथ भी 24 जून 2007 में हुई। क्या ये सब बातें इत्तेफाक हैं या इसके पीछे कोई एक बहुत ही डार्क कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है? दोस्तों, एक बहुत बड़ा शॉकिंग क्लू ये है कि नैन्सी की डेथ विकिपीडिया पर 24 घंटे पहले पोस्ट कर दी गई थी। ये वो वक्त था कि इस वक्त तक पुलिस को इनकी बॉडीज नहीं मिली थी और ना ही किसी को पता था कि नैन्सी जिंदा है या मर गई है। विकिपीडिया का ये पेज एडिट किया था किसी ऐसे शख्स ने जो WWE के हेडक्वार्टर्स से थोड़ा सा दूर रहता था, लेकिन ये लड़का कभी भी पकड़ा ना गया। दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो क्रिस बेनोआ के केस को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्रिस के फेलो रेसलर्स क्रिस जेरिको, जॉन सीना, ब्रेट हार्ट, इन सब ने ऐसा कहा कि क्रिस आखिरी बंदा था जिसके बारे में सोचा जा सकता था कि वो कोई ऐसा काम कर सकता है। वो तमाम उसकी बहुत इज्जत करते थे और स्टेफनी मैकमेहन ने तो ये भी कहा था कि अगर उसने अपने बच्चे किसी के पास छोड़ने हों तो वो अपने बच्चों को क्रिस के पास छोड़कर जाएगी। Chris was a great guy, you know, and he was an honorable guy. Like if I had to leave my kids with somebody for the weekend on an emergency, I would have no problems leaving them with Chris. So अगर क्रिस नेचर का इतना अच्छा इंसान था तो आखिर उसने ये सब क्यों किया? आपका क्या ख्याल है? क्या क्रिस बेकसूर था या ऑफिशियल स्टोरी सही कहती है? आप अपनी राय कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज़ लाता हूँ। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।